with us. I would like to invite our next guest speaker, Dr. Bushra Bashir, for her talk on aesthetic application of stem cells. She is consultant dermatologist and cosmetologist at New Hospital, Lahore. She is stem cell expert and pioneer in clinical stem cell therapies in Derma in Pakistan. Dr. Bushra Bashir. Thank you so much, and I also would like to thank Professor Atif Shehzad because stem cell therapy जो है इसके अभी तक बड़ी controversial सी समझी जाती है और इसकी understanding even in the medical fraternity is lacking. और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि Professor Fridun Jawad was the head of Department of Biomedical Sciences in KE when me and Ghazala, we started PhD from Biomedical Sciences Department after my FCPS, and my project was on stem cells. तो बस अल्लाह की तरफ से था कि हमने काम किया स्टेम सेल्स पे लैब में साइंटिस्ट के साथ, एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब मार्केट में तो नहीं मिल रहा, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, और ये क्लिनिकल जो डॉक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन सिंपल वर्ड्स मैं जो सर ने बताया सिर्फ ये कहूँगी कि हर टिश्यू के अंदर स्टेम सेल्स हैं और स्टेम सेल्स की एक्सट्रैक्शन का अपना अपना मेथड है. और आप जब कोई पेपर पढ़ते हैं तो आप पढ़ें कि जिसने पब्लिश किया है उसने कौन से स्टेम सेल्स यूज़ किए हैं, उसने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है. अगर मैं खड़े होकर सिर्फ ये कह कि स्टेम सेल्स की है जी, ये स्टेम सेल्स की है, मतलब स्टेम सेल्स बहुत सारी टाइप्स के हैं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन क्या यूज़ कर रहा है उसका आपको पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. और जिस तरह सर ने बताया कि हर एक की ऑब्वियसली ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारे पेशेंट्स कहते हैं, आई थिंक एवरी डर्माटोलॉजिस्ट नो कि वो तो छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स पे कहते हैं कि डॉक्टर साहब गारंटी देना कि बाल ख़त्म हो जाएंगे, डॉक्टर साहब गारंटी दें ये ख़त्म हो जाएंगे. तो मतलब ये जो चीज़ है कि किस पेशेंट्स को जैसे सर ने कहा बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं, हम फोर्स नहीं करते कि आप स्टेम सेल थेरेपी करवाएं, ठीक है. लेकिन इसीलिए डाटा जो है वो बहुत स्लोली जनरेट हो रहा है, ठीक है. तो लेट्स सी, regenerative medicine, this term was first used in 1992 by a scientist, Leland Kaiser, and at that time they thought that it's a miraculous treatment, but there were many hindrances in the pathway to clinical translation. उसकी रीज़न ये थी कि जैसे सर ने कहा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये ऐसे ही था कि साइंटिस्ट जो उस पर काम कर रहे थे उन्हें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लगा कि ये तो पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन उसके साथ जो एथिकल डायलेमा और जो जब रेगुलेटरी बॉडीज़ आ गई तो सब काम ख़त्म हो गया और ऐसे लगा कि बस ये स्टेम सेल्स दो. और फिर वो जो बात थी, वो जो भी टाइप ऑफ स्टेम सेल्स है, बैकग्राउंड में अभी भी बाज़ लोगों की वही बात होती है कि डॉक्टर साहब ये तो अप्रूव्ड नहीं है जी, ये अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन थोड़ी सी मैं दूर करती जाऊँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि स्टेम सेल थेरेपी जो है वो अप्रूव्ड नहीं है. कुछ टाइप ऑफ स्टेम सेल थेरेपीज़ हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, और उसमें भी आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ को इन्वॉल्व करके उनको कर सकते हैं एज ए क्लिनिकल ट्रायल के तौर पे. ये पिक्चर जो है ये मेरी अपनी रिसर्च की है. ये सिर्फ ये है कि जब सर यूज़ कर रहे थे MSc MS. अच्छा, एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है जो हम सब पढ़ते हैं और कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ होती है, ऐसा इट्स डिफरेंट. हम बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर्स भी हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, वो हमेशा हेमेटोपोइटिक सेल लाइनेज में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे. MSCs आर डिफरेंट. बोन मैरो से MSCs भी लिए जा सकते हैं, MSCs और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो यहाँ जो स्टेम सेल्स की बात हो रही है वो MSCs की बात हो रही है. मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स इनके लिए टर्म यूज़ होती है. इनकी शक्ल, आपका सोर्स कुछ भी हो, बोन मैरो है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, एडिपोस टिश्यू है, अल्टीमेटली आपको
यही सेल्स नज़र आने हैं लैब में, इनके मार्कर्स भी सेम होते हैं MSCs, और ये अपनी कॉपीज़ इन्होंने बनाई हुई, ये सब एक जैसे हैं। तो ये होमोजेनस पॉपुलेशन है, ये एक जैसे सेल्स हैं। इनको बनाने ये कल्चर से बनते हैं, कल्चर करने और इनकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड, सर ने जो वीडियोस चलाई हैं वो उन पेशेंट्स को अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड MSCs लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो लैब में कल्चर करने के बाद बनते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन में वो तमाम थेरेपीज़ आती हैं जहाँ पे रिपेयर या रीजनरेट आप किसी टिश्यू को कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट आती हैं, सिर्फ ये स्टेम सेल्स नहीं आते, इवन PRP इज़ अ रीजनरेटिव थेरेपी। अब अगर हम अपने डर्मेटोलॉजी के लिहाज से बात करें तो हमारे लिए, चूँकि इट्स वेरी इजी फॉर अस टू टेक द एडिपोज टिश्यू, सो ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी ये है कि हम एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स पे काम करें या एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड जो है उसको यूज़ करें। SVF जैसे सर ने बता दिया। अच्छा, SVF जो है स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन, ये एक सिंगल सिटिंग में सेम डे पे पेशेंट को लगता है। SVF इज़ नॉट अ कल्चर्ड स्टेम सेल। SVF कल्चर्ड स्टेम सेल नहीं है। जैसे आपका एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है PRP का ब्लड से, यही SVF का एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है एडिपोज टिश्यू से, और ये सेम डे में बनता है, सेम डे पे लगता है, एंड देयर आर नो रेगुलेशंस। ना FDA ने इसको कभी बैन किया है, ना उसकी कोई रेगुलेशन है, इट्स अलाउड, और ना ही हमारी किसी भी अथॉरिटी ने SVF को कभी यानी कि बैन किया, ठीक है। लेकिन उसका सिर्फ जो उसको कर सकता है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर सकता है, हु इज़ ऑलरेडी FCPS और MD इन हिज और हर ओन फील्ड। ये जो एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स जब हम बनाते हैं, जो मैंने पहले आपको पिक्चर दिखाई थी, वो कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए जो बाहर है ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ में लगता है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है SVF, वो चीपर है और वन सर्जिकल प्रोसीजर में बन जाती है। SVF बनाने का जो नॉर्मल तरीके का, SVF बनाने के लिए आपको लैब चाहिए होती है, लेवल 2 बायोसेफ्टी लेवल 2 आपको लैब चाहिए होती है एटलीस्ट, ताकि कंटेमिनेशन ना हो उस टिश्यू के साथ जो आप पेशेंट की लेते हैं और जहां आप सारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन के मेथड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूज कोई पहले कर रहा है बाद में कर रहा है। सादा सा तरीका ये है कि आप एडिपोज टिश्यू को वॉश करते हैं, फिर आप उनमें सर्टेन एंजाइम्स डालते हैं, फिर आप उनसे लिविंग सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जैसे सर ने दिखाया कि एक मिक्सचर ऑफ स्टेम सेल्स मिलता है। वन टाइप ऑफ स्टेम सेल्स SVF में आपको नहीं मिलते। ये SVF के पैलेट की पिक्चर है, ये नीचे जो आपको पैलेट नज़र आ रहा है इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जब इनको काउंट किया जाता है। इस पैलेट को आप फर्दर डाइल्यूट करके, फॉर एग्जांपल सेलाइन में, PRP में, ये ऐसा आप यूज़ करते हैं। और इतने भी जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें अब IV थेरेपी लग रही है स्टेम सेल की फॉर एंटी एजिंग, मतलब ये एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है, और ये बाहर बहुत ज़्यादा सर को पता है कि IV स्टेम सेल्स लगवा के पेशेंट्स आ रहे हैं और हमें बताते हैं। सो SVF is not only a rich source of adipose derived MSCs but a lot of other type of stem cells। और जैसे सर ने उस तरह से समझाया, आप एक सादा ज़ुबान में आपने 1 ml फैट ली है, उसमें से जो एग्जैक्ट MSCs हैं वो आपको 3000 से 9000 मिल जाते हैं, और बाकी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होते हैं, बट बीइंग डर्मेटोलॉजी, ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा तो जो है फोकस वो डर्मेटोलॉजी है। तो डर्मेटोलॉजी में जो है बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, इवन डिजीज़ जो हैं जिनमें हम अभी नहीं यूज़ करें, ऑटो इम्यून जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें स्टेम सेल्स के रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं, ठीक है, और वो यूज़ हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि पेशेंट उसको अफोर्ड करते हैं, उस तरफ जाते हैं या नहीं। एस्थेटिक्स में पेशेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, थोड़ा सा वो करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपको पिक्चर्स अभी दिखाने लगी हूँ, ये सिंगल सेशंस के बाद 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर की पिक्चर्स हैं।
मतलब सिंगल सेशन एसवीएफ का किया आफ्टर 6 वीक्स, जब पेशेंट हमने ये अभी प्रोटोकॉल ये बनाया हुआ है कि हम 2 सेशन एटलीस्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि 1 ईयर तक भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और ये सिंगल सेशन के बाद की पिक्चर है जस्ट आफ्टर 6 वीक्स। हेयर लॉस की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एंड्रोजेनेटिक हो, एलोपेशिया एरियोटा, मतलब मल्टीपल कॉजेज़ हैं हेयर लॉस की। ये मैं अपनी नहीं, ये मैंने 2-3 और स्टडीज़ मेंशन की हैं जो करंटली पब्लिश हुई हैं, ठीक है। एक स्टडी ने 1000 पेशेंट्स लिए हैं एलोपेशिया के, और उसने स्टेम सेल्स नहीं उनको लगाए, उसने जो स्टेम सेल्स का प्रोटीन एक्सट्रैक्ट था ना, जैसे आप प्रोटीन एक्सट्रैक्शन वैसे भी करते हैं ब्लड में, बहुत सारे लैब में जो लोग एमफिल और पीएचडी वगैरह करें, बस वो की कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, और उसने देखा कि सब लोगों में इम्प्रूवमेंट आई। ये जो सेकंड वाला है उसने 38 पेशेंट्स एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के पे एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स लगाए हैं और सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ ऑब्जर्व की है। अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड स्टेम सेल्स भी इसमें यूज़ हुए हैं। स्टेम सेल्स ना सिर्फ इनकी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है और इनके अपने अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बल्कि ये वहाँ पे मौजूद उस टिश्यू में जो मौजूद स्टेम सेल्स है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। ये पिक्चर आपने देखी है पहले, ये सेम पेशेंट की पिक्चर है। अब ये जो पिक्चर है, ये बच्ची जो इकरा है, ये जब हमारे पास आई थी तो 2 साल पहले, तो ये ऑलरेडी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि पीडियोथ्रेड इसने करवाए हुए थे, नैनोफैट इसने इस्लामाबाद में किसी में से हेयर पे कराई हुई थी, पीआरपी के इसने मल्टीपल सेशंस करवाए हुए थे, और इसका कहना यह था कि मेरे बाल लंबे नहीं होते पिछले 5-6 सालों से, और मैं इस वजह से बहुत डिप्रेशन में चली गई हुई हूँ। तो इनिशियली आई थॉट दैट समवन मिस्ड ल्यूपस हेयर्स, या ऐसा मुझे लगा कि छोटे छोटे बाल हैं और इस तरह से, तो इनका मैंने सारा कॉलेजन वेस्कुलर डिजीज़ का वर्कअप करवाया, बट इट वाज नेगेटिव। तो तब हमने कहा कि क्योंकि इकरा आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाई हुई हैं, तो दिस वन यू कैन गो फॉर एसवीएफ के 2 सेशंस किए थे। उसके बाद ये पिक्चर उसने मुझे आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रीटमेंट अब ईद पे खुद भेजी। वो वाली पिक्चर मेरे पास पहले से थी जिस वक्त हमने उसकी की थी। तो मतलब और स्टिल अभी वो उसके बाल लंबे हो रहे हैं माशाल्लाह, और अब उसने अभी 3रा सेशन प्लान किया। मैं पूरी स्टोरीज नहीं दिखा रही। ये पेशेंट हमारा है, इनका ये जो फ्रंट पे हेयर लॉस है ये 6 ईयर्स से था बकौल इनके। ये डायबिटिक भी हैं, उनको कोरोना भी हुआ और इनकी फैमिली में किसी की डेथ भी हुई। ये हेयर लॉस डेवलप हुआ ना, तो मुझे ये एलोपेशिया एरियोटा लगा, और पेशेंट बड़ी वेल एजुकेटेड कंपोज थी, ना मुझे लगा कि ट्राइकोटिलोमेनिया, और वह कह रही थी कि 6 ईयर्स से है और 6 सेशंस ऑफ पीआरपी भी करवाए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो 31 अगस्त पे ली गई, और जो उससे नेक्स्ट वाली पिक्चर है वो ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर पे ली गई, 6 वीक्स आफ्टर। आप उसकी हेयर ग्रोथ चेक करें, और ये जब उसका सेकंड सेशन होने वाला है उससे पहले की पिक्चर है जस्ट आफ्टर 8 वीक्स। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये नहीं है कि एसवीएफ का सिर्फ रिस्पॉन्स है। एसवीएफ आपकी जब आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बालों को ये एनर्जन फेज में डाल देता है और डाले रखता है। क्योंकि इस पेशेंट में मुझे ये हैरत हुई कि ये इतनी जल्दी इतनी हेयर लेंथ कैसे अचीव कर रही है, ठीक है। तब फिर मैंने दोबारा से सारा लिटरेचर पढ़ा तो मुझे पता चला कि एनर्जन फेज जो है उसको प्रोलॉन्ग्ड कर देते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। ये हमारा अभी रिसेंट का पेशेंट है, ये एक ईरानी पेशेंट है। दिसंबर में इन्होंने पीआरपी करवाई और बाहर जैसे सिटिंग में नहीं बैठते और वहाँ स्टेम सेल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये उठ के आए, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कर दें। मैंने कहा आपने ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, आपके ऊपर शायद ये काम ना करे, क्योंकि ट्रांसप्लांट में तो आपके सारे बाल तो वहाँ हेयर फॉलिकल्स तो होंगे ही नहीं, तो कहाँ रीजनरेशन के लिए मतलब एटलीस्ट। बट ही सेड कि नहीं डॉक्टर साहब नो प्रॉब्लम, आप मेरा जो है वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट करें, ठीक है, मेरे बालों के लिए। तो ये फिर दरमियान में पाकिस्तान और ईरान का जो इशू है ये नहीं आए, ये मार्च में आए हैं, और ये इनकी मार्च की पिक्चर है दिसंबर, और दरमियान में कुछ नहीं किया। तो और ये मरियम बच्ची है, ये अभी रिसेंटली करवा रही है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। ये भी इसका जो है ना आफ्टर 6 वीक्स ऑफ सिंगल सेशन, जब सेकंड सेशन करने लगे हैं उससे पहले की पिक्चर ली हुई है, ठीक है। तो मतलब
इसमें ये नहीं है कि आपके पीआरपी के रिजल्ट्स नहीं है, पीआरपी की भी हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको एसवीएफ देता है और सिंगल सेशन में देता है और जितना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऐसे पीआरपी में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पेशेंट्स को बतानी होती हैं, उसके बाद आप उस पे छोड़ दें। ये केस रिपोर्ट जो है ये मेरी नहीं है, ये केस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश्ड है कि एक पेशेंट जो है उसने किसी नॉन प्रोफेशनल से फिलर लगवाया रेस्टलिन, और उसके बाद उसको एक एरिया ऑफ नेक्रोसिस डेवलप होना शुरू हो गया। वो प्रेजेंट किया हॉस्पिटल में, उन्होंने इनिशियली उसको आईवी एंटीबायोटिक्स और कोलाइड ड्रेसिंग और ये वगैरह करवाया। देन दे शिफ्टेड हर टू सम अदर सेंटर जहाँ पे ये स्टेम सेल थेरेपी वगैरह होती है, और उन्होंने उसके एडमिशन के 3rd डे पे उसको स्टेम सेल्स लगाए और 10th डे पे उसकी रीएपिथेलियलाइजेशन हो गई। उसके बाद उन्होंने उसे 6 मंथ्स तक फॉलोअप किया हुआ है, एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द पिक्चर कि आप ये देखें कि वो जब प्रेजेंट हुई थी एरिया ऑफ नेक्रोसिस था, और ये इस जगह पे नेक्रोसिस और स्कार, और एंड पे उसकी स्कारिंग इज सो मिनिमल, एंड जस्ट आफ्टर 1 सेशन ऑफ एसवीएफ जो उस टाइम पे किया गया था। स्कार्स को भी जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट है बहुत इम्प्रूव करती है। बस क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हम एमएससीज पे जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एसवीएफ जो है वो रीज़नेबली चीपर हैं, और हम एस्थेटिक के पेशेंट्स को काफ़ी उसको ऑफ़र कर सकते हैं। तो कोई पेशेंट कन्विंस्ड हो जाते हैं और वो करवा लेते हैं। लॉट ऑफ, जैसे सर ने कहा, इनका जो हीलिंग प्रोसेस स्टेम सेल्स करते हैं उसमें बहुत सारे मैकेनिज़म्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि स्टेम सेल्स जो हैं वो ट्रांस डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं दूसरी टाइप्स ऑफ सेल्स में, उनके बहुत सारे वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस और बड़ा पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज़्म जो है वो अडेप्ट करते हैं। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का एक प्लेथोरा होता है। अब एक्नी स्कार्स मैं बहुत कम पेशेंट्स पे अभी तक कर सकी हूँ, कुछ क्योंकि वो उसकी कॉस्ट की वजह से, और जो मैकेनिकली नैनोफेट हम बनाते हैं टू सम एक्सटेंट वो कर लेते हैं, लेकिन जो अभी एक पेशेंट पे बस की एक सिंगल सेशन की है, और उसके बाद ये उसकी ये पिक्चर है, मतलब ये कि बहुत बेहतर है। और ऑलरेडी जो ये पब्लिश स्टडीज़ हैं, ये एक रिव्यू आर्टिकल से लिए हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि जो है स्कार्स में आप देखेंगे वुंड और स्कार के किन किन इंडिकेशंस में की हुई है। तो क्रॉनिक स्किन अल्सर्स, इंसिजनल वुंड्स, सी सेक्शन के स्कार पे, एक्नी स्कार्स पे, डायबिटिक फुट पे, इन सब चीज़ों पे। और आप अगर देखेंगे मेथड लिखा हुआ है और टाइप ऑफ स्टेम सेल लिखा हुआ है, किसने क्या यूज़ किया, हर एक ने एक जैसी चीज़ यूज़ नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अब है स्किन रिजुविनेशन की बात। ये मैंने मैं सिर्फ ये कहना था कि इसमें चूँकि हेयर्स में आपको पेशेंट का फेस नहीं नज़र आ रहा, और सर वाली बात, क्योंकि सर ने ये ऑब्जर्व, सर मुझे मल्टीपल टाइम्स कहते हैं कि बुशरा इन पेशेंट्स से को अपनी वीडियोस बनाएं, अपने वीडियो रिव्यू दें, लेकिन ये जो एस्थेटिक के पेशेंट्स होते हैं वो नहीं मानते, और एक दो ने जो बनवाई भी है तो मास्क पहन के और इस तरह से करके उन्होंने बोला हुआ है, इस तरह की वो वीडियोस बनाते हैं। लेकिन स्किन रिजुविनेशन में मैंने अपने पेशेंट्स की पिक्चर्स लगाई हैं, तो काइंडली ये मतलब हो सकता है आपका भी इनमें से कोई जानने वाला हो, तो इसलिए जो है ना प्लीज़ इसकी मैं कहती हूँ कि पिक्चर्स प्लीज़ आप ना लीजिएगा। ये राबिया पेशेंट है, ये आप हैरान होंगे कि ये पहली तस्वीर और दूसरी में 3 साल का डिफरेंस है, 3 years का डिफरेंस है। कभी मैंने इसको कोई बोटॉक्स फिलर कुछ नहीं करवाया हुआ। इसकी सेकंड मैरिज होनी थी, इसने कहा था डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं कराना, मुझे कोई नेचुरल कोई ऐसी चीज़ करें जिससे मैं यंग हो जाऊं बस, ठीक है, क्योंकि जो है। और उसके बाद ये अब आई है तो मैंने इसकी ये पिक्चर ली है। ये जो मेरा पेशेंट है इस पे मैंने बोटॉक्स भी किया है, लेकिन 2018 में जब ये मेरे बहुत इनिशियल वाले पेशेंट्स में था कि इसको मैंने एसवीएफ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, मतलब ये भी पिक्चर जो है 1-2 साल पहले की है, 2018 के 4-5 साल बाद की है ये पिक्चर। और उसके बाद ये पेशेंट सिर्फ बोटॉक्स करवाती है फोरहेड की, और कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाती, लेकिन इवन देन
ये मेरा पेशेंट है जो 3 साल बाद ये सिर्फ कराता है, यही प्रोसीजर कराता है और कुछ नहीं कराता है, और आफ्टर 3 ईयर इसने रिवाइज करवाया है और अपनी सिस्टर का भी करवाया है। और ये पेशेंट है, ये पिक्चर इनकी आफ्टर 1 ईयर की है पहले वाली पिक्चर की निस्बत। तो ये मैंने, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है नैनोफैट का भी, कि नैनोफैट डर्माटोलॉजिस्ट के लिए बहुत फ्रूटफुल है, और इसके लिए आपको कोई हाई फाई लैब नहीं चाहिए, हम अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में इसको बना सकते हैं। और नैनोफैट भी स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी है। जितनी भी आप रीजनरेटिव मेडिसिन की बुक्स पढ़ेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे, नैनोफैट पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं, और नैनोफैट को भी हमने कल्चर करके लैब में देखा हुआ है कि उसमें कॉलोनीज ऑफ स्टेम सेल्स जो है वो डेवलप होती हैं। और ये दूसरे लोगों की स्टडीज़ हैं कि इससे स्किन क्वालिटी, स्किन की अपीयरेंस, स्किन की हाइड्रेशन, हर चीज़ जो है वो स्टेम सेल से इम्प्रूव होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। फिर एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इनका वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि ये मेलानिन इनहिबिशन करते हैं, ठीक है, और रिंकल्स को इम्प्रूव करते हैं। और ये सारा उनका मैकेनिज़्म है कि ये कैसे करते हैं स्टेम सेल्स। ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टेम सेल मास्क मिलते हैं, स्टेम सेल वायल्स मिलती हैं, स्टेम सेल क्रीम्स मिलती हैं एंटी एजिंग। पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे लोग वायल्स ला के देंगे कि डॉक्टर साहब ये है क्रीम, इसके ऊपर जो ये इसमें स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। तो उस स्टेम सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्रीम्स वगैरह में नहीं डल सकते। सर को पता है, सर MSCs बनाते हैं कि उसको सेव करने के लिए कितना करोड़ों का इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। उसको अगर आपने उस वक्त फ्रीज़ करना है या प्रिजर्व करना है फॉर फर्दर यूज़, तो ये जो चीज़ें इनमें डली होती हैं, हो सकता है उन्होंने बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स डाले हों, लेकिन कुछ ने ऊपर लिखा भी होता है प्लांट स्टेम सेल्स के बारे में या इस तरह से। तो आपकी ये एक चीज़ है कि प्लांट स्टेम सेल्स की कोई हमारे स्टेम सेल्स के या हमारे सेल्स के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं होती, कोई साइटोकाइंस ऐसे नहीं है कि वो इंटरेक्ट करें। और ये जो कॉस्मेस्यूटिकल में उनकी जो भी है, ये ओवरस्टेटेड है स्टेटमेंट्स जो हैं। तो आप यूज़ ज़रूर करें उन प्रोडक्ट्स को, कीपिंग इन माइंड दैट देयर मे बी सम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बट नॉट स्टेम सेल्स। And as already Professor Fridoun has said that PRP is not a stem cell therapy. Platelets are not even cells. They are fragments of cells. So what they can do, they can potentiate the effect of stem cells. If you use both of them, if you use a mixture of things, they potentiate each other effects regarding differentiation, migration, proliferation, etc. एंड होपफुली कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ जो पेशेंट्स का जितना भी थोड़ा बहुत डेटा है आपके साथ शेयर किया है। विद ऑल दिस आई जस्ट वांट टू शेयर दिस इज़ अ रीसेंट आर्टिकल, और उसने सिर्फ ये कहा है कि ऑल्दो, जैसे सर ने भी कहा कि अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड स्टेम सेल्स आर वेरी गुड, लोग समझते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड स्टेम सेल्स लगेंगे तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे, और कुछ के ख्याल में बोन मैरो डिराइव्ड MSCs बहुत अच्छे हैं। But what he projected that the adipose tissue derived MSCs, they will bypass all other sources till 2031. The reason being, it's very easy to take adipose tissue, and adipose tissue में आपके जो stem cells हैं वो 500 folds more बनते हैं as compared to bone marrow stem cells. Thank you very much.